नमस्कार, स्वागत है आपका ART न्यूज़ में। ART न्यूज़ एक अलग प्लेटफॉर्म है लोगों की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी ART आपकी आवाज़ है। और आपकी आवाज़ के अंदर आज हम बात करेंगे और एक वीडियो आपको दिखाएंगे जो गुजरात विधानसभा इलेक्शन के दरमियान का है। कन्हैया कुमार जब वडोदरा में आए थे तब उन्होंने 3 जगह पर अपने सभा को संबोधन किया था, जिसमें से एक सभा सिटी में भी थी, गुरुआ के पास की गई थी। तो जो सिटी का वीडियो था वो और गुरुआ का आप तक नहीं पहुंचा था। तो मेरे एक दोस्त है करीबी, जिन्होंने इस चीज़ को मुझसे कहा कि आपने उस टाइम का जो वीडियो था उसे आप रिलीज़ नहीं किए, आप अभी कर दीजिए, लोगों तक पहुंच सके। इसीलिए ART न्यूज़ आज आपको कन्हैया कुमार को भाषण सुनाएगा, वो सभा दिखाएगा जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया। बिना नाम लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लिया। आपको दिखाएंगे पूरा वीडियो और बाद में चर्चा करेंगे। और ART एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएगा, तो आप भी इसका सहयोग करें, समर्थन करें। हमारे चैनल को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करें, ताकि आपकी आवाज़ लोगों तक दूर तक पहुंच सके। चैनल को जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतनी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ और हम अपने बात लोगों तक पहुंचा सकेंगे। आपकी कोई भी समस्या दुविधा है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर जो दिए जा रहे हैं 8000559745, जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल करके हमें संपर्क कर सकते हैं और आपका वीडियो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपके वीडियो को बनाकर लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, प्यारे बच्चों का, अपने मेहनत मजदूरी से परिवार का भरण पोषण करने वाले बड़ोदरा के सभी आम आवाम का, नौकरी करने वाले, दुकान चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले, अलग अलग तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं पहली बार बड़ोदरा आया हूं और बड़ोदरा में इसलिए आया हूं कि मेरी भी इच्छा हुई, चुनाव का समय है, थोड़ा गुजरात मॉडल जाकर के देख लेते हैं, क्योंकि गुजरात मॉडल की जितनी चर्चा गुजरात में है उससे ज्यादा चर्चा गुजरात के बाहर है। और गुजरात के जो नेता हैं वो बिहार, उत्तर प्रदेश और कई इलाकों में जाकर के हिंदी में भाषण देते हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं गुजरात आकर के थोड़ा हिंदी में बात करता हूं और गुजराती सीखने की कोशिश करता हूं। मेरे गले में एक खेस है, खेसी बोलते हैं ना गुजराती में, मेरे गले में एक खेस है, हिंदी में इसको पट्टा बोलते हैं। और ये इस बात की गवाही है कि मैं इस पार्टी के पक्ष में अच्छी अच्छी बातें करूंगा। यही होता है ना कि जो जिस पार्टी का खेस पहना हुआ है वो उस पार्टी के बारे में, उस कैंडिडेट के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, क्योंकि कोई भी अपने दही को खट्टा नहीं बोलता है। क्यों अम्मा? कोई कहता है कि हमारा दही खराब है? कोई भी नहीं कहता है। तो मैं अपनी पार्टी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करूंगा, अपने कैंडिडेट के बारे में अच्छी अच्छी बातें करूंगा। दूसरी पार्टी के बारे में लोग खराब खराब बातें करते हैं, दूसरे कैंडिडेट के बारे में खराब खराब बातें करते हैं। और आप तमाम लोगों को भी ये बात पता है। मजेदार बात यह है कि आपको भी ये बात पता है, फिर भी आप लोग इसको सुनते हैं। तो मैं, जैसे सिनेमा से पहले एक डिस्क्लेमर होता है ना कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, उसी तरीके से मैं भी आपको एक डिस्क्लेमर देने जा रहा हूं कि मैं चुनाव के मौके पे जरूर आपके बीच आया हूं, लेकिन हमारी कहानी का कोई भी पात्र और कोई भी घटना काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई है। मैं आपसे ये भी अपील नहीं करूंगा, हमारे कैंडिडेट साहब ने कहा कि 5 तारीख को हमको वोट दीजिएगा, यही बोले थे ना, इतनी गुजराती समझ में आती है। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आपको 5 तारीख को क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भावनाएं हैं, कुछ ऐसा तकलीफ है, कुछ ऐसा दुख दर्द है, कुछ ऐसे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं जो आप महसूस करते हैं, वही हम भी महसूस करते हैं।
जो आप झेलते हैं वही हम भी झेलते हैं। जो इस देश की 80-85% आबादी रोजमर्रा के अपने जिंदगी को झेलती है, संघर्ष करती है, उससे जुड़ी हुई 2-4 बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। लोकतंत्र है, जमहूरियत है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने सबको बराबरी का वोट का अधिकार दिया है। क्या ये जो क्या एसआई है कि एएसआई है? आप एएसआई है कि एसआई है? पीएसआई है। और कांस्टेबल भी खड़े हैं पीछे, दोनों का वोट बराबर ही है ना। ओहदा बराबर नहीं है लेकिन वोट बराबर है। हिंदू हो उसका भी वोट एक, मुस्लिम हो उसका भी वोट एक, महिला हो उधर बैठी हुई माएँ उनका भी वोट एक, और जो आगे में कुर्सी लगा के बैठे हैं महानुभाव पुरुष जी उनका भी वोट एक। तो वोट का अधिकार आपको मिला है, बराबरी का वोट का अधिकार है। हर 5 साल में चुनाव होता है, कभी जो है लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है, कभी एमएलए का चुनाव होता है, कभी एमपी का चुनाव होता है, कोई ना कोई चुनाव होते रहता है। और उस चुनाव में आपको वोट दे करके सरकार चुननी होती है, वार्ड पार्षद चुनना होता है, एमएलए चुनना होता है, एमपी चुनना होता है। तो लोकतंत्र में असली ताकत आपके हाथ में है। ये राजतंत्र तो है नहीं कि राजा के बेटा को राजा बना दिया गया, रानी का जो बेटा होगा वो राजा बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। लोकतंत्र में आप जिसको वोट देंगे वो चुन करके नेता बन जाएगा, वो जो है मुख्यमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये जो बराबरी का अधिकार है, उस बराबरी के अधिकार का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आपके विवेक पे है। लेकिन जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो आपको ये सोचना जरूर चाहिए कि 5 साल के लिए ही सरकार क्यों चुनी जाती है। एक ही बार जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने थे या एक ही बार नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री बने थे तो 27 साल के लिए उनको वोट दे दिया जाता, बार बार चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हर 5 साल में चुनाव करा करके पार्टी का भी पैसा बर्बाद हो रहा है, कैंडिडेट को भी मेहनत करनी पड़ रही है, पुलिस को भी ड्यूटी करनी पड़ती है। ये 5 साल में बार बार चुनाव क्यों होता है? 5 साल में बार बार चुनाव इसलिए होता है कि 5 मिनट से ज्यादा अगर आप रोटी को तवे पे छोड़ देते हैं तो रोटी जल जाती है। क्या अम्मा? जल जाएगी ना। तो सरकार अलटते पलटते रहना चाहिए। 5 साल में सरकार ने अगर अच्छा काम किया है तो फिर से उसको वोट देंगे। 5 साल में सरकार ने अगर अच्छा काम नहीं किया है तो उसको वोट नहीं देंगे। इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया है। मैं देख ये रहा हूं कि गुजरात में 5 साल के काम पे वोट नहीं मांगा जा रहा है। गुजरात में 27 साल पीछे क्या हुआ था उसके नाम पे वोट मांगा जा रहा है। अब वोट देंगे कि नहीं देंगे इसका फैसला आपको करना है। लेकिन जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो एक बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि अब समाज में 2 ही तरह के वोट हैं। एक वोट वो है जो मोरबी की घटना में सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं मानता है, और एक वोट वो है जो मोरबी की घटना में सरकार की लापरवाही को मानता है। ये सीधी सी बात है। अब आपको तय करना है कि आप मोरबी की दर्दनाक हादसे में सैकड़ों लोगों की जो मौत हुई, छोटे छोटे बच्चों की जो जानें गई, उसमें आप सरकार की लापरवाही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो आप सरकार को वोट नहीं देंगे और आप कहेंगे कि इस सरकार को विपक्ष में बैठना चाहिए। और अगर आप मानते हैं कि नहीं सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, तो जैसे 27 साल से सरकार बैठी हुई है वैसे 5 साल और सरकार बैठ जाएगी। इसका फैसला आपको करना है। लेकिन जब आप ये फैसला करने के लिए जाएंगे तो एक बात सोचिएगा जरूर कि ये इतना आसान नहीं है कि हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाले का भी वोट एक, फॉर्च्यूनर पर चलने वाले का भी वोट एक, और साइकिल पर चलने वाले और पैदल चलने वाले का भी वोट एक इतना आसानी से नहीं हुआ है। उसके इतिहास में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतना आसान नहीं है। इसकी एक परंपरा है, इसका एक इतिहास है, इसके एक संघर्ष की दास्तान है। और मैं जब बड़ोदरा की धरती पे आया हूं तो मैं गौरवान्वित हो रहा हूं।
मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी तीर्थ स्थान पे आया हूं। अगर यहाँ पे महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ नहीं हुए होते तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिला होता, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर नहीं होते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं होती, मोहनदास करमचंद गांधी नहीं होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं हुए होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हुए होते, तो यह भारतीय संविधान नहीं बना होता। और अगर यह भारतीय संविधान नहीं बना होता तो गरीब का वोट और अमीर का वोट बराबर नहीं हुआ होता, और गरीब का वोट और अमीर का वोट अगर बराबर नहीं हुआ होता तो कोई चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं। ये जो वोट का अधिकार है, इस वोट के अधिकार में आप भले अपने घर में बराबरी का अधिकार अपनी महिलाओं को नहीं देते हैं, लेकिन ईवीएम में जब महिला अंगूठा दबाती है ना, उसका भी वैल्यू एक होता है और आपका साहब भी वैल्यू एक होता है। ये जो वोट का अधिकार है, इस वोट के अधिकार के पीछे एक लंबी दास्तान है संघर्ष की। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि गुजरात की पहचान इस देश के राष्ट्रपिता से है। गुजरात की पहचान इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। भारत का जो नक्शा आज हम देखते हैं, उसका निर्माण, उसकी एकता और अखंडता की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की है। जो भारत, जिस भारत में हम सब रहते हैं, जिस भारत में हमको आजादी से सांस लेने का अधिकार है, जिस भारत में हमारे जैसे व्यक्ति को भी खड़ा होकर के इस देश के प्रधानमंत्री के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने का अधिकार है, वो इस देश का संविधान है। इसीलिए आप गुजरात के लोग हमसे बहुत आगे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई बिहार से आके, दिल्ली से आके, यूपी से आके, आसाम से आकर के बड़ोदरा के लोगों को बताए कि उनको क्या करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मेरी इतनी हैसियत है कि मैं आपको समझाऊं कि आपको क्या करना चाहिए। आप खुद समझदार हैं। मेरे लिए क्या है, इसीलिए मैंने अपने प्रत्याशी को कहा कि मेरे बोलने से पहले आप बोलिए। हमारा क्या है, प्रधानमंत्री की तरह चुनाव प्रचार में आए हैं, वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री भी आजकल चुनाव प्रचार में ही गुजरात आते हैं। तो जो लोग चुनाव प्रचार में आए हैं, भाषण देकर के चले जाएंगे, लेकिन जो प्रत्याशी है उसको तो यहीं रहना है। उसको तो मालूम है कि किस मोहल्ले में कितनी बिजली आती है, कहां साफ पानी आता है, कहां साफ पानी नहीं आता है, कहां ट्रैफिक का जाम लगता है, लोगों के जीवन जीने की स्थिति क्या है, शिक्षा की हालत क्या है, लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जब कोरोना की महामारी चल रही थी तो बड़ोदरा के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिला कि नहीं मिला, बेड मिला कि नहीं मिला, वो तो इनको मालूम होगा ना। इसीलिए मैं ये कहने के लिए आपको नहीं आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आपका और हमारा दर्द और तकलीफ बिल्कुल एक सा है। पता है क्यों? क्योंकि जब डेंगू का मच्छर बड़ोदरा के लोगों को काटता है तो उसको भी डेंगू ही होता है, और दिल्ली के लोगों को काटता है तो उसको भी डेंगू ही होता है। और डेंगू क्यों होता है? जब साफ सफाई नहीं होगी, गंदगी होगी, तो डेंगू का मच्छर होगा और लोगों को डेंगू की बीमारी होगी। बिहार के किसान भी मजबूर हैं कि उनको उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, इसीलिए कोई भी किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। एसपी का बच्चा एसपी बनना चाहता है, क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है। तेंदुलकर जी का बेटा क्रिकेटर बन रहा है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनेगा, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा, लेकिन फार्मर का बच्चा फार्मर नहीं बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जो चाहता है उसके गेहूं का जो उसको दाम मिलेगा वो मिलेगा 10 रुपये किलो, और पार्ले जी बिस्कुट उसको खरीदना पड़ेगा 50 ग्राम का 3 रुपया में। कोई किसान नहीं बनना चाहता है। देश के जो गरीब लोग हैं, आंकड़ा बताता है कि समाज में, देश में गरीबी बढ़ी है। 2011 में जितनी गरीबी थी, आज 2022 में जितनी गरीबी है, तो देश में गरीबी बढ़ी है, देश में भुखमरी बढ़ी है, देश के भीतर बेरोजगारी बढ़ी है। आंकड़ा ये बताता है, और ये हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आंकड़ा ये बताता है कि महंगाई बढ़ी है,
पहले पेट्रोल 60 रुपए लीटर मिलता था, अब पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है। क्या साहब, 100 में मिल रहा है ना? और पहले गैस का सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, अब गैस का सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या से पूरा देश जूझ रहा है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ गुजरात के लोगों को ये अपील करने के लिए आया हूं, ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि देश का इतिहास उनको ये पढ़ाता है कि गुजरात जो फैसला आज लेता है ना, देश पे उसका असर कल होता है। आप जो फैसला आज लेंगे उसका देश पे असर कल होगा। इसीलिए गुजरात के चुनाव को जब आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग पार्टी का उद्देश्य इस चुनाव में अलग अलग है। भाजपा अब अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए चुनाव लड़ रही है, इसीलिए उसका जो मुद्दा है, उसका मुद्दा बड़ोदरा का फ्लाईओवर बना कि नहीं बना, मोरबी के जो अपराधी थे वो कैसे भाग गए, शराब जब बंद है तो जहरीली शराब पीकर के लोगों की मौत क्यों हो रही है, ये भाजपा का मुद्दा नहीं है। भाजपा का मुद्दा है 20 साल पीछे या देश से बाहर यूक्रेन में। भाजपा का मुद्दा यह है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध प्रधानमंत्री कैसे बंद कराएंगे। आप तय कर लीजिए कि आपके लिए यूक्रेन और रूस का युद्ध ज्यादा महत्व रखता है कि मोरबी का पुल टूट जाना ज्यादा महत्व रखता है। इसका निर्णय आपको करना है। भाजपा अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बन रही है, एक पार्टी आई है उसको राष्ट्रीय पार्टी बनना है, इसलिए वो गुजरात आई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि हम 2017 में भी आपको जिताना चाहते थे, भाजपा को हरा करके एक सरकार बनाना चाहते थे और आपने भरपूर समर्थन दिया। थोड़ी सी चूक के चलते वो सरकार नहीं बन पाई, लेकिन 2022 में भी फिर से उसी संकल्प के साथ 8 वचनों के साथ हम आपके बीच हैं कि अगर आप आशीर्वाद देते हैं, किसी के खिलाफ हम लोग कोई चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहे हैं। हमारी समझदारी ये है कि गुजरात के लोग समझदार हैं। गुजरात के लोग जो राजनीतिक निर्णय लेंगे उससे इस देश का राजनीतिक भविष्य तय होगा, गुजरात के लोगों का भविष्य तय होगा। इसीलिए गुजरात के लोगों का जो मुद्दा है, गुजरात में बिजली देश में सबसे ज्यादा महंगी लोग खरीद रहे हैं, 10 रुपये यूनिट। पूरे देश में इतनी महंगी बिजली नहीं है। गुजरात में जो बेकारी है उसके चलते नौजवान परेशान हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, नौकरियों में धांधली हो रही है। जो ठेके पे काम करने वाले लोग हैं उनको उस भत्ते में गुजारा नहीं हो रहा है। और कोरोना के दौरान लोगों ने देखा है कि किस तरीके से लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था, और अगर किसी की जान चली जाए, दर्दनाक मौत हो जाए तो शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रहा था। इसीलिए हम गुजरात के 8 वचन को लेकर के संकल्पबद्ध हैं और उन्हीं मुद्दों पर आपसे बात करना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे ये आग्रह करने के लिए आए हैं कि आपको जो निर्णय लेना है लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि इस देश के भीतर आपका निर्णय बहुत मायने रखता है। यह भी याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति, चाहे वो दार्शनिक हो, नेता हो, साधु हो या मौलाना हो, अगर अंधेरे का डर दिखा करके आपको डरा रहा है तो वो अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। आप ये याद रखिएगा कि अगर किसी गृह मंत्री को अपने बेटा को बीसीसीआई सेक्रेटरी बनाने का अधिकार है तो गरीब गुरबा को भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का अधिकार है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो लोग घरों में जाकर के काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, नौकरी चलाते हैं, उनको भी अपने बच्चे के बारे में सोचने की जरूरत है। और हकीकत यह है कि गुजरात के लोग महंगाई से पूरे तरीके से परेशान हैं। महंगाई पे बात नहीं हो, देश के आम लोगों के जो सवाल हैं, रोजी रोटी कपड़ा मकान की बात, उस पे बात नहीं हो। इसीलिए इंसान को आपस में लड़ाने की बात होती है, इंसान को डराने की बात होती है। इसीलिए हम आपसे यह आग्रह करने के लिए आए हैं कि जब आप 5 तारीख को निर्णय लेने के लिए जाइएगा ना, तो वो निर्णय लीजिएगा इस देश में बढ़ती हुई बेकारी के खिलाफ। आप निर्णय लीजिएगा इस देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ।
आप निर्णय लीजिएगा इस देश में आत्महत्या कर रहे किसानों के पक्ष में, आप निर्णय लीजिएगा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे नौजवानों के पक्ष में, आप निर्णय लीजिएगा इस देश के छोटे व्यापारियों के पक्ष में, आप निर्णय लीजिएगा ठेके पे नौकरी करने वाले उन जवानों के पक्ष में, आप निर्णय लीजिएगा उन बूढ़ों के पक्ष में जो पेंशन की बाट चूर रहे हैं। इसीलिए हमारा आपसे एकमात्र आग्रह है कि चुनाव इस बात को साबित करता है कि सरकार ने काम किया है कि नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आप महंगाई से परेशान नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि बेकारी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको लगता है कि इस देश के अन्नदाता आत्महत्या कर रहे हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, अगर आपको लगता है कि इस देश के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको लगता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है, छोटे व्यापारी, छोटा उद्योग धंधा, उससे अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप सरकार को समर्थन दीजिएगा। और अगर इन समस्याओं से आप परेशान हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले 27 साल से विपक्ष की भूमिका निभा रही है और 2017 में हम सरकार बनाते बनाते रह गए थे। अगर आप मन से बिना दुविधा के अगर अपना आशीर्वाद और समर्थन देंगे तो जरूर सरकार बनेगी और गुजरात में जरूर परिवर्तन होगा। परिवर्तन की राह में कुछ रोरे भी हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि दो ही तरह का वोट है, सरकार के समर्थन का और गुजरात के लोगों का समर्थन का। सरकार के समर्थक जो हैं वो सरकार की हर गलती को सही ठहराते हैं और गुजरात के भविष्य का जो समर्थन कर रहे हैं, गुजरात के लोगों का जो समर्थन कर रहे हैं, वो सरकार के विपक्ष में अपना वोट देते हैं। सरकार के पक्ष में जो वोट है वो भी फिक्स है और सरकार के विपक्ष में जो वोट है वो भी फिक्स है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार गुजरात के चुनाव में एक नया तमाशा हो रहा है। नया तमाशा क्या है? तो कुछ लोग बाहर से आए हैं, वो अलग बात बोल रहे हैं और गुजरात में जो भाजपा के लोग हैं वो अलग बात बोल रहे हैं। गुजरात में जो भाजपा के लोग हैं, ये सब आप लोगों को पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है, यही प्रचार करते हैं। और जो बाहर से चल करके आए हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश में किसी के लिए कुछ नहीं किया है, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया है, बहुसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, इस देश में गुजरात का इतिहास उठा करके देख लीजिए। एक बालक पोरबंदर में पैदा हुए जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वो बालक पढ़ने के लिए विलायत गए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए और इस देश के किसानों के पक्ष में सुदूर बिहार जाकर के चंपारण में आंदोलन किए। आपने गांधी बनाया, हमने उनको बापू बना दिया, राष्ट्रपिता बना दिया। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि इस देश में भाजपा को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर उसके विचार को कोई हरा सकता है तो वो गांधी का विचार है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उसको मालूम है कि इस देश में भाजपा अगर किसी से हारती है तो कांग्रेस से हारती है। इसीलिए एक तमाशा खड़ा किया गया है जिनका इतिहास ही नहीं है बीजेपी को हराने का। अगर मैं ऐतिहासिक रूप से गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे गलत कह दीजिएगा। दिल्ली में सरकार बनी कांग्रेस पार्टी को हरा करके, पंजाब में सरकार बनी कांग्रेस पार्टी को हरा करके। देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, एक पार्टी का नाम बताइए जो भाजपा को हरा रही है, तो वो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में भाजपा को कांग्रेस ने हराया, राजस्थान में भाजपा को कांग्रेस ने हराया, मध्य प्रदेश में भाजपा को कांग्रेस ने हराया। और हरा देने के बाद भी, सरकार बना लेने के बाद भी सरकार नहीं टिकती है, क्योंकि मोटा भाई सूटकेस लेकर के आ जाते हैं। तो अगर आप सरकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो दो बात दिमाग में रखिएगा कि भाजपा का जो शासन है, 27 साल का जो शासन है, उसमें परिवर्तन अगर कोई कर सकता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर सकती है। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। और भाजपा परिवर्तन के नाम पे क्या कर रही है? मुख्यमंत्री बदल रही है। आप सोचिएगा और विचार कीजिएगा इस पे।
कि अगर भाजपा ने 27 साल में अच्छा काम किया है तो उसको आसाम के मुख्यमंत्री से बुला करके गुजरात में प्रचार करने की क्या जरूरत है। अगर आपके पास अमिताभ बच्चन है, गुजरात के लोग नरेंद्र मोदी जी को अमिताभ बच्चन मानते हैं ना, अगर आपके पास अमिताभ बच्चन है तो असरानी से चुनाव प्रचार करवाने का क्या जरूरत है, बताइए। 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, जब प्रधानमंत्री स्वयं पधारे हैं, चुनाव में ही आते हैं, आजकल ग्लोबल हो गए हैं, लोकल मुद्दों से उनको कोई लेना देना नहीं है, तो फिर दूसरा मुख्यमंत्री को क्यों लाया गया है। दूसरा सवाल कि अगर सरकार बहुत अच्छा कर रही है तो 50 लोगों का टिकट क्यों काटा गया है। रूपानी साहब का कलम भाषण सुन रहे थे और सोच रहे थे कितना बुरा लग रहा होगा इस आदमी को। कल तक मुख्यमंत्री बन करके प्रचार कर रहे थे, अभी भोपा भाई के लिए प्रचार करना पड़ रहा है। और भोपा भाई को देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या पता चुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई गारंटी है क्या। नहीं, जीतने के बाद सोच लीजिए ना, जीतने के बाद सोच लीजिए। जीतने के बाद आनंदीबेन मुख्यमंत्री रही, रूपानी भाई मुख्यमंत्री रहे, तो भोपा भाई रहेंगे इसकी क्या गारंटी है। मोटा भाई जिसको चाहेगा वही मुख्यमंत्री होगा ना। ये लोकतंत्र का मजाक है, इस बात को याद रखिएगा, ये लोकतंत्र का मजाक है। आपके हाथ में जो वोट का अधिकार है ये उसका मजाक है। ये सत्ता का अभिमान है, ये गर्व है सत्ता की, ये अहंकार है सत्ता का, इस बात को याद रखिएगा। लोकतंत्र में सरकार बनाने का, मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार अगर किसी को है तो गुजरात की महान जनता को है, वो किसी नेता को नहीं है। लोकतंत्र के इस मजाक से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि 27 साल में अगर अच्छा काम हुआ है तो फिर डरा करके वोट क्यों मांगा जा रहा है, और 27 साल में अगर विकास के नाम पे वोट मांगा जा रहा है तो फिर विकास कहां है। यह सवाल आपको सोचना पड़ेगा, और यह सवाल अगर आप सोचेंगे, आप विचार करेंगे, तब आपके मन में वो सारे सकारात्मक प्रश्न उत्पन्न होंगे। तब आपको यह बात समझ में आएगी कि अगर गुजरात में परिवर्तन कोई कर सकता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर सकती है। तो इस परिवर्तन करने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सड़क पार करते हुए अगर दुविधा हो तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सरकार छत्तीसगढ़ में भी बनी, सरकार मध्य प्रदेश में भी बना। छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश का सरकार गिर गया। क्यों? क्योंकि सूटकेस का भी अपना एक औकात होता है साहब। 125 अगर दीजिएगा ना तो कोई माई का लाल आपकी चुनी हुई सरकार को नहीं खरीद सकता, इस बात को याद रखिएगा। 7 सीट कम दिए तो मामला इधर से उधर हो गया, और दिल्ली से एक पार्टी आकर के कह रही है कि कांग्रेस को वोट मत दीजिए क्योंकि उसका विधायक जो है वो भाजपा में चला जाता है। रे भाई, हमारा तो विधायक गया, तुम्हारा तो कैंडिडेट चला गया है, अभी जीता भी नहीं है। कोई अगर अपना ईमान बेच रहा है तो ये पार्टी की गलती है कि उस व्यक्ति की बेईमानी है। अगर ईमान हमको बेचना होता तो हम भी गुजरात आकर के अपने दूसरे गुजराती दोस्त की तरह मोदी मोदी कर रहे होते। हमारा मानना यह है कि हम इस आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, और जब आजाद देश के आजाद नागरिक हैं तो आंख में आंख डाल करके सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और जब हम गुजरात की महान भूमि पर खड़े हैं, 9 जो है शिव स्थान बनाए गए हैं गायकवाड़ जी के द्वारा। और शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब होता है सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। हम सत्य के साथ खड़े हैं, और सत्य यह है कि इस देश के संविधान ने वो ताकत दी है
कि कोई चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो संविधान सबसे ऊपर है। उस संविधान को जो अपने पॉकेट का माल समझने लगा है ना, उसके आंख में आंख डाल करके सवाल करेंगे। और वही हिम्मत और साहस हम आपके बीच में लेकर के आए हैं कि आपका दर्द और हमारा दर्द एक है। जब आपका दर्द और हमारा दर्द एक है तो हमारा फैसला भी एक होना चाहिए। या जमहूरियत जिंदा रहेगा, या लोकतंत्र जिंदा रहेगा, तो लोगों के सवाल जिंदा रहेंगे। और लोगों का सवाल रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल है। इसीलिए जब आप 5 तारीख को फैसला लेने जाइएगा तो किसी मंत्री के बेटा का मुस्तकबिल मत तय कीजिएगा, किसी मंत्री के बेटा का भविष्य मत तय कीजिएगा, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय कीजिएगा। इसी आशा और अपील के साथ कि आप निर्णय लेंगे, इसका असर सिर्फ बड़ोदरा में नहीं, सिर्फ गुजरात में नहीं, पूरे देश में होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप लोग बड़ी धैर्य से हमारी बात को सुने, और जो लोग घरों में बैठे हुए हैं उनके कान में भी आवाज जा ही रहा होगा। तो इकट्ठे आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय गुजरात।